1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो दुनिया ने पहली बार रेडिएशन की तबाही को अपनी आंखों से देखा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन उसी दिन यूएस, अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत यूनियन के बीच एक खामोश जंग शुरू हुई, कोल्ड वॉर। अमेरिका को डर था कि कभी भी सोवियत यूनियन पलटवार कर सकता है, और इसी डर ने 1945 में जन्म दिया एक भयानक वैज्ञानिक षड्यंत्र को, द ह्यूमन रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स। अगले 50 सालों तक गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, कैंसर के मरीज, मानसिक अस्पतालों में भर्ती लोग और यहां तक कि यूएस सैनिक, ये सब सरकार के गुप्त रेडिएशन प्रयोगों का शिकार बने। बिना इजाजत, बिना जानकारी इन मासूम लोगों के शरीर में प्लूटोनियम, यूरेनियम और आयरन जैसे जहरीले रेडियोएक्टिव तत्व इंजेक्ट कर दिए गए। उन पर ऐसे ऐसे अमानवीय और क्रूर रेडिएशन प्रयोग किए गए कि धीरे धीरे उनका शरीर अंदर से सड़ने लगा, हड्डियां कमजोर हो गईं, अंग काम करना बंद कर गए और अंततः हजारों लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। न्यूक्लियर हथियारों की इस खतरनाक दौड़ में अमेरिका ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि जीतने के लिए सिर्फ बम बनाना काफी नहीं। उन्हें यह भी जानना था कि रेडिएशन इंसानी शरीर को कैसे और कितनी देर तक झेल सकता है। यूएस मिलिट्री ये समझना चाहती थी कि अगर सैनिकों को रेडिएशन का सामना करना पड़े तो क्या वो जंग के मैदान में लड़ने लायक रहेंगे? कितने घंटे, कितने दिन? वहीं वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस सोच में डूबे थे कि क्या ये एक्सपोजर इंसान के सेल्स, ऑर्गन्स और डीएनए को ऐसा कोई राज बता सकता है जिससे हम भविष्य में कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज खोज सकें। एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC का मिशन था इंसानी शरीर की लिमिट जानना। कितना रेडिएशन एक्सपोजर एक आम इंसान सह सकता है ताकि न्यूक्लियर वर्कर्स और नागरिकों के लिए सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस गुप्त मिशन के पीछे एक और डरावना और अमानवीय मकसद भी छुपा था। समाज के सबसे कमजोर, बीमार और बेसहारा लोगों को जानबूझकर रेडिएशन का शिकार बनाकर उन्हें चुपचाप हटा देना। 1945 से शुरू हुआ सबसे पहला शॉकिंग एक्सपेरिमेंट। 18 लोगों के शरीर में प्लूटोनियम इंजेक्शन किया गया, यह देखने के लिए कि यह शरीर में कितने समय तक रहता है। ओक रिज हॉस्पिटल, टेनेसी में एब केड को भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वे उसे विटामिन इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने उसके शरीर में रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम 239 इंजेक्ट कर दिया। एब केड को जानबूझकर बिना इलाज के रखा गया ताकि वैज्ञानिक देख सकें कि रेडियो एक्टिव तत्व उसके शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने बिना उसकी सहमति के उसके दांत और हड्डियों के टुकड़े निकाल लिए ताकि यह जांच सकें कि प्लूटोनियम शरीर में कैसे फैलता है। सारे मरीज कुछ ही महीनों या वर्षों में मर गए। वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में 800 गर्भवती महिलाओं को प्रीनेटल विटामिन्स के नाम पर रेडियो एक्टिव आयरन पिल्स दी गईं। वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि गर्भ में पल रहे बच्चों पर रेडिएशन का क्या असर पड़ता है। रिजल्ट, कई बच्चों को डेवलपमेंटल इश्यूज हुए और कई मदर्स को कैंसर हुआ। फर्नाल्ड स्टेट स्कूल, मैसाचुसेट्स में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को रेडियो एक्टिव ऑटोमील खिलाया गया, ये देखने के लिए कि रेडिएशन डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या असर डालता है। बच्चों को यह कहकर मनाया गया कि वे साइंस क्लब का हिस्सा हैं, और ये सब हुआ जनरल इलेक्ट्रिक और MIT के रिसर्चर्स की निगरानी में। नेवादा डेसर्ट में हजारों अमेरिकी सैनिकों को एटॉमिक ब्लास्ट साइट्स के पास भेजा गया। उन्हें बताया गया कि यह सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। तुम लोग सैनिक हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। असल में वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की रेडिएशन का उनके शरीर पर क्या असर होता है। रिजल्ट, हजारों सैनिकों को ल्यूकेमिया और कैंसर हुआ। कई सैनिक विकलांग बच्चों के पिता बने। हॉस्पिटल्स में थायराइड पेशेंट्स को रेडियो एक्टिव आयोडाइन 131 दिया गया बिना उन्हें बताए कि वो डेंजरस है। वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे
कि यह थायराइड ग्रंथि पर क्या असर डालता है। रिजल्ट, कई मरीजों को थायराइड कैंसर हो गया। इन अनैतिक प्रयोगों को दशकों तक जनता से छिपाकर रखा गया। सरकार ने गुप्त दस्तावेजों, भ्रामक रिपोर्टों और यहां तक कि धमकियों का सहारा लिया ताकि पीड़ित और विसल ब्लोवर्स चुप रहें। कई रिकॉर्ड जानबूझकर नष्ट कर दिए गए ताकि सच्चाई उजागर ना हो। 1974 में कुछ शुरुआती सरकारी रिपोर्टें सामने आने लगीं, जिनमें अस्पष्ट रूप से रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र था, पर अभी कोई नाम या डिटेल्स नहीं थी। यह सिर्फ संकेत थे। 1980 से 1993 में आइलीन वेल्सम, जो न्यू मैक्सिको की एल्बुकर्क ट्रिब्यून में रिपोर्टर थीं, उन्हें कुछ गुप्त मेडिकल फाइल्स और कोड नेम्स जैसे CAL3 HP9 वाली डॉक्यूमेंट्स मिले। उन्हें शक हुआ कि ये लोग असल में रियल पेशेंट्स हैं जिन पर प्लूटोनियम इंजेक्शन एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उन्होंने 5 साल तक गहरी खोजबीन की, हॉस्पिटल आर्काइव्स, मिलिट्री फाइल्स, इंटरव्यूज और पुराने न्यूज़ क्लिपिंग से, और आखिरकार पता लगाया कि ये रियल लोग कौन थे। 1993 में आइलीन वेल्सम ने एक धमाकेदार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी, द प्लूटोनियम फाइल्स। इसके बाद ही लोगों में गुस्सा भड़का और सरकार ने हजारों डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई की। 1994 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इसकी जांच के लिए HCRI, एडवाइजरी कमिटी ऑन ह्यूमन रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स, गठित की। 1995 में क्लिंटन ने आधिकारिक रूप से इस कृत्य के लिए माफी मांगी और कुछ पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। बाद में आइलीन वेल्सम ने इसी विषय पर एक पूरी किताब भी लिखी, द प्लूटोनियम फाइल्स, अमेरिका's सीक्रेट मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स इन द कोल्ड वॉर। 1999 आज की दुनिया में हर मेडिकल ट्रायल के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एथिक्स कमिटी अप्रूवल और डेटा प्राइवेसी लॉज मैंडेटरी हैं, और इसकी शुरुआत इन्हीं डार्क चैप्टर्स से हुई। द ह्यूमन रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स एक रिमाइंडर है कि जब साइंस में एथिक्स को पीछे छोड़ दिया जाता है तो नॉलेज इंसानियत के लिए खतरा बन जाती है। आज भी क्लिनिकल ट्रायल्स, जीन एडिटिंग और AI एथिक्स पर डिबेट्स चल रही हैं, और ये कहानी हमें सिखाती है कि ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स सबसे जरूरी हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट्स आज हो रहे होते तो शायद सोशल मीडिया या विसल ब्लोअर्स के जरिए पहले ही रुक जाते, लेकिन उस दौर में साइलेंस वॉज द वेपन। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।